गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने विभिन्न सूक्ष्म कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य फाइंड आउट करी थी। हमने न्यूट्रॉन की फाइंड आउट करनी है आज के इस लेक्चर में, इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट कर चुके, अल्फा कण की, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, इन चार कणों की हमने डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य फाइंड आउट करी थी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत उदासीन कणों की तरंगदैर्ध्य किस तरीके से निकाली जाएगी। हमने जो लास्ट लेक्चर में निकाली थी वो चारों के चारों आवेशित कण थे। क्यों? क्योंकि उन चारों पर कुछ ना कुछ आवेश होता है और आवेश के कारण उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो Q इंटू V के इक्वल होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे तापीय न्यूट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तापीय न्यूट्रॉन से संबंधित तापीय न्यूट्रॉन की तरंगदैर्ध्य, इस पे बात करेंगे लैम्डा। अब देखो, न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूट्रॉन होता है वो विद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन होता है वो कैसा कण होता है? उदासीन कण। और उदासीन होने के कारण इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब आवेश नहीं होगा तो आवेश के कारण इसकी गतिज ऊर्जा तो नहीं आएगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी हम ले रहे थे उस फॉर्मूले में Q इंटू V, तो आवेश नहीं होने के कारण Q इंटू V, तो हम इसकी गतिज ऊर्जा को नहीं ले सकते। तो अब क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूट्रॉन है, यहां पे न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन को जो ऊर्जा मिलती है वो ताप के कारण मिलती है, वातावरणीय ताप के कारण। अब वातावरणीय ताप के कारण कैसे मिलेगी? कि जब कोई वस्तु, कोई न्यूट्रॉन है, वो ताप उस पर आपतित होगा, तो ताप के कारण, इस वातावरणीय ताप के कारण न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, गति करेंगे, और वातावरणीय ताप के कारण इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, एनर्जी, वो एनर्जी आएगी, वो कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी K इंटू T के बराबर होती है। मतलब कि जो उदासीन कण होते हैं, उदासीन कणों का जो वेग होता है, उदासीन कणों का वेग वो उसके ताप के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आरएमएस वेग। अगर आपने गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा है, गैसों के अणुगति सिद्धांत में वहां पे बताया जाता है कि जो इनका वेग होता है, आरएमएस वेग, Vrms, या फिर इसको Crms से भी लिखते हैं, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, मतलब ताप के वर्गमूल के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब यहां पर ये वेग समानुपाती है, तो गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। जब ये गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान कांस्टेंट ले ले, तो गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होगी v² के। और जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये वेग होता है, तो वेग का स्क्वायर करेंगे तो ताप का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि √T की स्क्वायर के समानुपाती होगी। तो काइनेटिक एनर्जी है वो समानुपाती होगी किसके? T के। और जब समानुपाती को हटाएंगे तो ताप के कारण यहां पे एक नियतांक आता है। अगर फोटोन होता तो फोटोन के कारण नियतांक आता है प्लांक नियतांक, लेकिन ताप के कारण यहां पे जो नियतांक आएगा वो होता है बोल्ट्जमान नियतांक। उसको बोल्ट्जमान नियतांक भी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी K इंटू T, और यहां पे ये K होता है वो क्या होता है? बोल्ट्जमान नियतांक होता है, बोल्ट्जमान नियतांक। इस बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू में 10⁻23 जूल अपॉन केल्विन। ये होता है बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू। ये नियतांक आपको याद रखना होगा किस तरीके से करते हैं। तो ये इस तरीके से आएगी। क्यों? क्योंकि जो उदासीन कण होते हैं ना, जो कण होते हैं गैसीय अणु, जैसे गैसीय अणु होते हैं वो न्यूट्रॉन की भांति व्यवहार दर्शाते हैं, उदासीन होते हैं। और उदासीन कणों का जो वेग होता है, आरएमएस वेग, वर्ग माध्य मूल वेग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग, आरएमएस वेग भी बोलते हैं। Crms होता है वो समानुपाती होगा ताप के वर्गमूल के, और यहां से जब हम गतिज ऊर्जा में संबंध निकालते हैं तो गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती आ जाती है, और यहां से कांस्टेंट आएगा K, जिसे बोलेंगे बोल्ट्जमान नियतांक। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य निकालने के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होता है? तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन में √2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। अब हम न्यूट्रॉन से संबंध निकाल रहे हैं, तो यहां पे न्यूट्रॉन से संबंध तरंगदैर्ध्य को λn, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? mn, इससे डिनोट कर देंगे। अब हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पर वैल्यूज लेते हैं। तो H की वैल्यू कितनी होती है? H की वैल्यू होगी 6.62 गुणा में 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। आपको ये कांस्टेंट याद रखना होगा।
मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जब बताया था कि एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उन दोनों की जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या दोनों का बराबर, लगभग बराबर द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का। अगर एक्चुअल में देखें, जब हम नाभिक में डिस्कस करेंगे, तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 0.5% ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा 0.5% ज्यादा। किससे? प्रोटॉन के द्रव्यमान से। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताना चाहूं आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की, तो देखो ये होती है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6725 इंटू में 10⁻⁻27 kg, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये फर्क आता है इसमें 25-50। मैं ऐसे याद रखता हूं इसको 25-50, लेकिन 50 नहीं होके क्या होता है, एक कम होता है, डबल होता है ना 25-50, इस तरीके से। तो वो 0.5% बोल रहा हूं। अगर इसको कितना गुना करें तो गुना में ही कितना आ जाएगा, 0.005, इतना ज्यादा होता है, बस इतना गुना, इतना परसेंट ज्यादा होता है, इसके अलावा कोई भी इसमें ज्यादा नहीं होगा। तो ये होता है किसका? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। वैसे हम कैलकुलेशन के हिसाब से लेते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान को समान मानते हैं 2 डिजिट तक, क्योंकि 2 डिजिट में इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 kg। काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने बताई है कि न्यूट्रॉन पे बात करें, जो तापीय न्यूट्रॉन होगा, ताप के कारण ऊर्जा होगी वो किसके इक्वल होगी? kT के इक्वल होगी। तो ये यहां पे लिख देते हैं K इंटू टी। K की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू में T। ये बोल्ट्जमान नियतांक हो गया। ये वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वैल्यूज वो आ जाएगी न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा n। कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। तो देखो 6.62 गुणा में 10⁻⁻34 अपॉन में ये वैल्यू रखेंगे, √2 इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 1.38 गुणा 10⁻⁻23 इंटू में टी। -23 -27 कितने होते हैं? -50। -50 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो -25, और -25 ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? +25। क्लियर है? तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम, लैम्डा n इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻24 इंटू पे प्लस में 25 अपॉन में √2 इंटू में 1.67 इंटू 1.38 इंटू में t। ठीक है, घातों को सोल्व कर लो। सबसे पहले घातों को सोल्व करेंगे तो -34 में से +25 घटाओगे तो बचेगा -9, तो यह आ जाएगा लैम्डा n इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन में 2 गुणा में 1.67 गुणा 1.38 इंटू में t। ये आ गई। अब इसको आप एंगस्ट्रॉम बनाओगे तो ये 1 0 इधर खिसक जाएगा एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा लैम्डा n इज इक्वल्स टू 66.2 इंटू में 10⁻⁻10 और नीचे वाली संख्या ऐसी कैसी 2 गुणा 1.67 गुणा 1.38 इंटू टी। इसको लिख देंगे एंगस्ट्रॉम। अब 66.2 में उस वैल्यू को सोल्व करके आप भाग दोगे तो लगभग आपकी वैल्यू आती है वो 30.86 आएगी। 66.6 में इसका अगर ऑलमोस्ट आप भाग दोगे ना तो देखो 2, और इसको भी आप लगभग 2 मान सकते हो, 2 के बराबर होगा 1.67 इंटू 1.38 लगभग। तो सोल्व करने पर जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 30.86 अपॉन में √t एंगस्ट्रॉम। ये होती है न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। इस आधार पे, इस कंडीशन से सोल्व करके हम न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। अब वो देखो 30.86 है, लगभग 6 के आसपास यही आएगी। 8.4 भी हो सकती है, 8.5 भी हो सकती है, 8.3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऑलमोस्ट इसके इक्वल आएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान देना यहां पे, जब हमने आवेशित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट की थी तो आवेशित कणों में नीचे वोल्टेज आ रहा था, V आ रहा था ना उस फॉर्मूले में। जैसे हमने प्रोटॉन की फाइंड आउट करी, अगर मैं आपको प्रोटॉन की बताना चाहूं तो प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आई थी 12.27 इंटू में 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। अगर लैम्डा p फाइंड आउट कर रहे
तो लैम्डा पी कितनी आई थी, किसकी, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य हमारी निकल के आई थी 12.27 इंटू 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रोम। फिर हमने बात करी न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की तो ये निकल के आई हमारी अंडर रूट टी। अब यहां पे देखो दो बातें और देखते हैं, अल्फा कण की भी देखी थी हमने, प्रोटॉन की देखी थी, न्यूट्रॉन की देखी थी और ड्यूट्रॉन की देखी। तो जो आवेशित कण है, आवेशित कणों की जो तरंग दैर्ध्य है, आवेशित कण की, इसकी तरंग दैर्ध्य में अपोन में अंडर रूट भी आता है, क्योंकि वोल्टेज है वो किस पर लागू होता है, आवेशों पर लागू होता है। जबकि न्यूट्रॉन है विद्युत उदासीन कण है, इसलिए इसके फॉर्मूले में नीचे ताप आएगा और ताप के कारण इनकी गतिज ऊर्जा होती है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन से संबंधित तापीय ऊर्जा, तापीय तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद में अगर हम विद्युत उदासीन कण की फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की, तो क्यों ना हम गैसीय कण के लिए या गैसीय अणुओं के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। तो गैसीय अणुओं के लिए जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं गैसीय अणु के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। गैसीय अणुओं की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, गैसीय अणुओं के लिए बात करें तो तरंग दैर्ध्य निकालने का फॉर्मूला वही है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। बात ये आती है कि गैसीय अणु होते हैं वो भी विद्युत उदासीन होते हैं। अब विद्युत उदासीन कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो ताप के कारण होती है। अब ताप के कारण कैसे होगी, तो यहां पर गैसीय अणुओं का द्रव्यमान है वो मास m से लिख देते हैं, h उसका प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा। तो गैसीय अणुओं के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 FkT। अगर आपने गैसों का अणुगति सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो या आपको पता, आपने पढ़ा है 11th क्लास में, तो गैसों के अणुगति सिद्धांत में स्वतंत्रता की कोटि पढ़ते हैं। गैसों का अणुगति सिद्धांत, तो गैसों के अणुगति सिद्धांत से ये KTG अपन चैप्टर चलता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG से। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आता है, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होती है, 1/2 FkT, इस तरीके से होती है। ये होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गैसों के अणुगति सिद्धांत से। यहां पे F क्या है, स्वतंत्रता की कोटि है। F होती है वो स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अब ये जो स्वतंत्रता की कोटि है F, इसका मतलब क्या है कि एक गैस के अणु को अगर हम यहां पे छोड़े तो वो गैस का अणु कितनी अधिकतम दिशाओं में गमन करने के लिए स्वतंत्र है, एक एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में ऊपर और जेड एक्सिस में, तीनों ही अक्षों में गति करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो गैस के अणु की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी, 3 होगी। स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी गैस के अणु के लिए, 3। तो ये वैल्यू यहां पे रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT, ये होती है। जबकि न्यूट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ओनली kT, क्योंकि न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है, वो न्यूट्रॉन है वो बंधा हुआ होता है प्रोटॉन नाभिक के अंदर, वो अधिकतम 2 दिशाओं में गमन करता है। तो 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर कितना बन जाएगा, 1। तो न्यूट्रॉन की तापीय ऊर्जा है वो कितनी होगी, kT के इक्वल होती है। वो उस तरीके से निकालते हैं वर्ग माध्य मूल वेग से। और जो अणुगति सिद्धांत है वो गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा ये होगी, ये वैल्यू इसमें रखते हैं। अतः तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला निकल के आएगा तो कैसे निकालेंगे, तरंग दैर्ध्य हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन में 2 इंटू में m की जगह m आ जाएगा और काइनेटिक इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल तो लैम्डा कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kT। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब गैसों का जो द्रव्यमान है m की वैल्यू आपको जो रखना चाहो वो रख सकते हो, जो भी हमें देगा, कोई भी गैस का अणु देगा उसका द्रव्यमान, k है बोल्ट्जमान नियतांक और h है प्लांक कांस्टेंट। तो यहां पे ये तो है प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू k है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अभी बताइए मैंने किस तरह से होती है। और इस फॉर्मूले के आधार पर हम किसी भी गैसीय अणु से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसी के साथ हमारा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ वाला चैप्टर, ये चैप्टर बोले तो टॉपिक बोले, ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहां पर।
अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं यहां पे, देखो जब हम लैम्डा ई निकालें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तो कितनी होगी 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अगर वोल्टेज गिवन है तो हम इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य तो 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये प्रोटॉन के लिए होती है। हम बात करें अल्फा कण की तो अल्फा कण की होती है 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। हम बात करें ड्यूट्रॉन की तो ड्यूट्रॉन के लिए लैम्डा डी इज इक्वल्स टू होती है 0.202 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना ड्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है वो प्रोटॉन अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य की डबल होती है, जस्ट डबल कर दोगे तो 101 को 202 2 से गुणा कर लो। अब बात आती है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए होती है 3.864 जो भी बोलो 86 अपॉन में अंडर रूट टी एंगस्ट्रॉम। और गैसीय अणु है गैस के लिए होती है H अपॉन अंडर रूट में 3 MKT। ये लो सारे फॉर्मूले आ गए, जितने भी फॉर्मूले थे इजीली आप आराम से याद हो सकते हैं आपको, क्योंकि आप अगर अपने हाथों से सोल्व करोगे, हाथों से करनी ही पड़ेंगे क्योंकि हाथों से सोल्व नहीं करोगे तो ये सब चीजें आनी नहीं है, रट कर नहीं कर सकते इनको, थोड़ा समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करोगे तो आंखों से निकलेगी कैलकुलेशन तो याद हो जाएंगे, जैसे मुझे याद है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद होंगे, इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कण की तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे उनकी तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे एक एक करके कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये तीनों के तीनों डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड है और इनमें डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद में ये इजीली सोल्व हो जाएंगे। बस आप क्वेश्चन को समझते जाना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन तथा अल्फा कण, मतलब दोनों का वोल्टेज क्या है, समान। अल्फा कण और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य, प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है वो लिख लो वैल्यू। अब देखो यहां पर एक बात ध्यान में रखना, आपको वोल्टेज सेम बोला है तो आप अनुपात निकालो, तो अनुपात के लिए आप फॉर्मूले से, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो। आप कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे मत जाओ कि नीचे वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला निकल के आया है उस पे मत जाओ, आप कॉन्सेप्ट को चूज करो। कॉन्सेप्ट को चूज करोगे तो गारंटी है आपका सवाल है वो कभी भी गलत नहीं होगा, सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गलत होने के चांसेस एकदम से 0 हो जाते हैं। तो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य देखते हैं। तो प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा पी। लैम्डा पी होता है H अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं प्रोटॉन के लिए, काइनेटिक एनर्जी होती है QV और Q में आवेश कितना होता है प्रोटॉन का, E के बराबर, तो इसको लिखेंगे EV, लिख देंगे यहां पे। तो लैम्डा पी कितना बन जाएगा यहां से, लैम्डा पी होगा H अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में EV। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं हम अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य। तो देखो अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य फॉर्मूला जो भी होता है उसको नोट कर लेंगे, किस तरीके से आएगा कॉन्सेप्चुअल। तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू H अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ अल्फा कण इनटू में काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अल्फा कण है उसको क्या लिखते हैं 2He4, यहां पे रफली आप चेक कर लेना, 2He4 लिखोगे तो इसका जो मास होता है वो कितना टाइम्स होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ अल्फा कण इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, वहां पे कल भी बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। अब काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो इसके पास चार्ज कितना है, नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Q इंटू V, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2E इंटू में V, ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। बस आपका सवाल सोल्व हो गया, यहां से कोई भी ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा, H अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 इंटू में 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में 2E इंटू में V। इक्वेशन नंबर 2 निकाल दो अनुपात, प्रोटॉन और अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य का अनुपात, दोनों का अनुपात ले लोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से अतः समीकरण 1/2 से 1 में 2 का भाग दे दो, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन में लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू, अब देखो भाग देते हैं तो H अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में EV अपॉन में
ये आ जाएगा H अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में 2 eV। अब देखो H से H कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन, E से E कैंसिल आउट और V से V कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि समान वोल्टेज दिया है यहां पे, देखो समान विभवांतर, इसलिए कैंसिल आउट। नीचे वाला जो बच गया उसको ऊपर ले जाएंगे तो देखो 4 दूनी 8 बच रहे हैं ना, 8 को ऊपर चला जाएगा और यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो ऊपर जाएगा अंडर रूट 8 और नीचे कितना रह जाएगा 1। अंडर रूट 8 कितना होता है 2 अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा प्रोटॉन अपॉन में लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 अपॉन में 1। तो अनुपात कितना होगा इज द आंसर। एक तो ये है तरीका, एक आप इससे भी निकाल सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता है। लैम्डा प्रोटॉन की वैल्यू होती है 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम और लैम्डा अल्फा की वैल्यू होती है 0.10 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम, अंडर रूट वी से ये गया, इसमें भाग दो। क्या ये वैल्यू आप अनुपात में निकाल सकते हो? इसका अनुपात पॉइंटों में आएगा, समझ नहीं पाओगे। आप करोगे 286/101, क्या हो गया 286/101, ऑप्शन नहीं मिल रहा हमारा आंसर। तो आंसर हमेशा कॉन्सेप्ट से निकालना है आपको, इससे नहीं निकालने, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका पहला सवाल। तो बहुत इजी सवाल है, इसी तरीके से सवाल होंगे और इसी तरीके से सारे सवाल निकालेंगे तो आप एक एक करके निकाल सकते हो। आप खुद भी ट्राई करना, जितने भी आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक, अपनी बोर्ड की बुक, स्टेट बोर्ड की बुक या कोई भी कंपटीशन लेवल की बुक है, उसके सवाल सोल्व करना बहुत इजीली हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको हटाते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्या दे रखा है कि एक प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ गिवन है कितनी 2 एंगस्ट्रॉम। तो आप लिख लो कि वेवलेंथ आपको गिवन है लैम्डा पी 2 एंगस्ट्रॉम। लिखोगे तो मीटर में लोगे तो कितना 2 × 10⁻⁻10 मीटर, यही लिख सकते हैं। इस प्रोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ऊर्जा आती है वो जूल में आती है, उसको बदलना होगा हमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा। तो बदल देंगे, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं तरंग दैर्ध्य का, क्योंकि तरंग दैर्ध्य गिवन है ना। तो प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य फॉर्मूला होता है, लगा लो, लैम्डा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में काइनेटिक एनर्जी। क्यों? अब यहां पे वो वोल्टेज वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, ध्यान दो। यहां पे हम लैम्डा प्रोटॉन का ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे, लैम्डा पी इज इक्वल्स टू 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहां पर हम एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो वोल्टेज है। यहां पर एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले को यूज करना होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला हमारा यही होगा। तो यहां से देखो हमें फाइंड आउट करनी काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करें, इस पूरे को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, लैम्डा को। तो ऐसे कर ले, 2 अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा H अपॉन में लैम्डा पी। बन रहा है। स्क्वायर को हटाने के लिए, अंडर रूट को हटाने के लिए उधर क्या करना होगा, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन में लैम्डा पी की होल स्क्वायर, लैम्डा पी की स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के 2 मास ऑफ प्रोटॉन उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी H स्क्वायर अपॉन में 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में लैम्डा पी की स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो मेन चीज यही रहती है कि आप कॉन्सेप्ट से चलो। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दोगे ना तो इसको सोल्व करना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेंदी बन जाएगा। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप इसको इजी फॉर्म में बनाओ और उसके बाद में सोल्व करना बहुत आसान होगा। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। वैल्यूज डालेंगे तो देखो H की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 की स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 10⁻⁻27 और लैम्डा पी की स्क्वायर कितनी दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻10, स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻20। उसकी स्क्वायर करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 6.62 इंटू 6.62 एंड माइनस कितनी हो जाएगी 68 10 की पावर। यहां से इसको ऐड करोगे -27 और -20 हो जाएगी -47 और 4 इंटू 2 8 8 इंटू 1.67 47 ऊपर जाएगा प्लस का
68 में से 47 घटाओगे, माइनस 68 में से अगर 48 घटते हैं तो 20 और एक और घटा देंगे 21, तो कितनी बचेगी 6.62 इंटू 10 टू दी पावर 6.62 10 टू दी पावर माइनस 21 अपॉन में 8 इंटू में 1.67। इसको सोल्व कर लेना। ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में, और जूल में आएगी। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इलेक्ट्रॉन से चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे या फिर इसको डिवाइड करोगे, वो चीजें बताओ। तो देखो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक जूल बराबर कितने होते हैं, एक जूल इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ये बताया हुआ है मैंने। इसको आप इधर ले आओगे तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, इसका मतलब किससे डिवाइड करना होगा आपको, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। 1.1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देना, किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड, तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन के आवेश से डिवाइड कर देते हैं, तो 6.62 इंटू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 8 इंटू 1.67 इंटू में 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19, और इसको सोल्व कर लेना, आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऑलमोस्ट कितनी आएगी इसके आंसर आप निकालना, मेरे को तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, लगभग नहीं बता सकता, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगी। देखो 19 से कट गया तो -2 बचेगा, और -2 से इसको सोल्व करके लाओगे तो समथिंग 1 पॉइंट या ऐसा ही आएगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेकंड, इसको सोल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत इजी है। तो सेकंड वाला आपका हो गया होगा, आई होप आंसर निकाल लेना, आप इतना तो कर ही सकते हो यार, क्योंकि सारा काम मैं ही करूंगा तो फिर आप क्या करोगे, मेरे ऊपर ही छोड़ दोगे क्या सब कुछ। तो खुद भी ट्राई करो और थोड़ा सा देखना, थोड़ा कोऑपरेट करो यार। अब बात करते हैं हम किस पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करो यदि प्रोटॉन का वोल्टेज दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है, इसका मतलब फॉर्मूला आप फाइनल वाला भी लगा सकते हो। और प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बात करें प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की, तो वो होती है लैम्डा पी इज इक्वल्स टू 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, वी की वैल्यू डाल दो, लैम्डा पी इज इक्वल्स टू 0.286 अपॉन में अंडर रूट 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर 4 का रूट हो जाएगा 10 की पावर 2 एंगस्ट्रॉम, 2 से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 0.00286, मतलब 2 डिजिट और खिसका दो उधर, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ये आ जाएगी। पिकोमीटर में करनी है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर ले आओ तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, -10 और -2 कितनी हो जाएगी, -12, तो आंसर 0.286 पिकोमीटर, ये भी हो सकती है। कुछ भी कर लो आप, तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और आज के लेक्चर को हम यहीं पे विराम देंगे। नेक्स्ट है आप ऐसे ही क्वेश्चन डी ब्रोगली से रिलेटेड सोल्व कीजिए, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और क्वेश्चन नंबर बुक बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, मैं देख के आपको एक सेपरेट वीडियो बना के क्वेश्चंस सोल्व करके आपको दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत और डेविसन जर्मर प्रयोग की। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।